हेलो क्रशर्स, वेलकम टू द फोकस सीरीज। इसमें हम क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर 1 आज कंप्लीट कर लेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत सारी इक्वेशंस को हम देखेंगे किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, कितने तरह की इक्वेशंस होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और भी एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जो भी चीज़ें होती है सारी की सारी पढ़ लेंगे। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर के इस वीडियो को देखने के बाद। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सभी तक पहुंचे तो सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ करने की। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सभी तक अच्छी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए तो प्लीज़ क्रैशअप को सपोर्ट करो। उसके लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उनको भी चेक कर सकते हो। प्लीज़ सपोर्ट क्रैशअप, प्लीज़ सपोर्ट फ्री एजुकेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस में केमिकल चेंजेस होते हैं। अच्छा, हमारे पास कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। तो हमारे पास जो भी चेंजेस आसपास आप देखते हो उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, या तो चेंजेस फिजिकल होंगे या केमिकल होंगे। तो फिजिकल चेंजेस के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूँगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है मेल्टिंग ऑफ आइस, या फिर अगर मैं एब्जॉर्ब कराऊँ एब्जॉर्बिंग वाटर इन अ स्पंज। या फिर अगर मैं कागज को फाड़ दूं तो वहां पर भी एक फिजिकल चेंज हो जाता है, वो हमारा टूट के छोटा हो जाता है, तो टेयरिंग पेपर। और अगर आपने देखा होगा कभी सब्जी हम काटते हैं, वेजिटेबल चॉपिंग, वो भी एक फिजिकल चेंज है, वेजिटेबल चॉपिंग। यहां पर हम देखते हैं कि कोई भी केमिकल चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है। एटम्स आपस में, एलिमेंट्स के जो होते हैं वो रीअरेंज नहीं हो रहे। तो ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस भी हैं, हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो अगर हमारा वैक्स जब पिघलता है ना, उसको मैं गर्म कर दूँ एक तवे में डाल के, तो पिघलने लगेगा। लेकिन अगर मैं वैक्स की मोमबत्ती जलाऊंगा तो मोमबत्ती में क्या होता है, वैक्स आसपास की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिसको हम आग बोलते हैं। उसमें काफ़ी सारी गर्मी निकलती है, बेसिकली बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो उसको हम एक केमिकल चेंज बोलेंगे। तो ये सब थे हमारे फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में आ जाएगा बर्निंग ऑफ वैक्स। हम मिल्क से दही जमाते हैं तो वहां पर भी एक केमिकल चेंज होता है, तो मिल्क टू कर्ड, ये भी एक केमिकल चेंज है। हमारे फ्रूट्स पक जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं, फर्मेंटेशन हो जाता है, वो भी एक केमिकल चेंज है, ripening ऑफ फ्रूट्स। या फिर हम कोई भी कुकिंग करते हैं, है ना, जब हम सब्जियां काट रहे हैं तो एक फिजिकल चेंज है, फिर उसको मैं पका देता हूं तो वो एक केमिकल चेंज है। और सिर्फ कुकिंग क्यों, उसके बाद में जब उसको खाता हूँ, डाइजेस्ट करता हूँ, तो मेरी बॉडी उसमें से अलग तरीके से उसमें केमिकल चेंजेस ला देती है। तो डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है, डाइजेशन। और अभी जो हम सांस ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी वाली चीज़ें हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें एनर्जी देते हैं। इसी के कारण तो हम चल फिर पाते हैं। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है, हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस हैं, वो भी केमिकल चेंजेस हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, बहुत बार पूछा भी जाता है, इज रेस्पिरेशन अ केमिकल चेंज? यस, रेस्पिरेशन। और क्या देखते हो, अगर हमारे पास कोई लोहे की कील होती है तो उसमें हम देखते हैं बारिश के दिनों में जंग लग जाती है। रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। रस्टिंग के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हमारे पास कोई सब्सटेंसेस हैं, वो उनमें केमिकल चेंज होगा और हमारे पास दूसरा नया सब्सटेंस बनेगा। और इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, जैसे ये सॉलिड होगा तो ये लिक्विड हो सकता है, ये लाल है तो ये पीला हो सकता है। तो नई प्रॉपर्टीज वाले कुछ सब्सटेंसेस बन रहे हैं, तो इसकी कुछ हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। पहले हम लिख लेंगे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस आर chemical processes in which
new substances with different properties are formed. अब इस केमिकल रिएक्शन की जो 3 खास पॉइंट हमें याद रख लेना है कि इसमें पहली बात तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। और एक चीज, हमारे पास ऐसा नहीं होगा कभी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो हाइड्रोजन ही रहता है, ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन ही रहता है। दोनों मिलकर के एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं जो वाटर कहलाता है। इसका ये मतलब नहीं हाइड्रोजन वाटर में बदल गया, हाइड्रोजन अभी भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है ना। तो एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं, इस चीज को हमें लिखना पड़ेगा। एलिमेंट्स do not change into others। और एक चीज जो तीसरा पॉइंट है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। तो ये हमारे पास 3 चीजें हो गई जो केमिकल रिएक्शन में होती हैं। सब समझ में आ गया कि एक तो पहली चीज केमिकल चेंज होना चाहिए, दूसरी चीज एलिमेंट आपस में इंटरचेंज नहीं होते हैं ना, एक एलिमेंट जो इधर था वही उधर होगा, लेकिन उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। मान लो कोई चीज इसके पास थी, अब वो बाद में दूसरे के पास हो सकती है। ऑल राइट। अच्छा, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है हमको पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जब वो हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे इनको हम लिख लेते हैं। पहली बात तो वो कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले या तो हमें कोई गैस निकलती हुई दिखे, एक सॉल्यूशन में दूसरी चीज डाल दी, वहां से गैस की बुलबुले बुड़ 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 निकलने लग जाए, तो वो हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, गैस नहीं निकल रही, दूसरी बार क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक लिक्विड था, दूसरा लिक्विड था, दोनों सोल्यूशन थी, दोनों को हमने मिक्स किया, दोनों में सोल्यूशन है, कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं है, लेकिन उनकी रिएक्शन से जो चीज बनी हो सकता है उसमें सॉलिड हो। अब इधर पहले भी सॉलिड नहीं था, बाद में भी सॉलिड नहीं था, मिक्स किया तो सॉलिड बन गया, तो वो सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, उसमें घुला नहीं रह सकता, वो सोल्यूशन से अलग हो जाएगा। अगर वो सॉल्यूशन से हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है, अगर वो सॉल्यूशन से भारी होता है तो वो नीचे, उस सॉल्यूशन में हम देख सकते हो बीकर में या टेस्ट ट्यूब में वो नीचे बैठ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। या फिर हो सकता है हमारे पास कलर चेंज हो जाए, चेंज इन कलर। कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं जहां पर दो केमिकल्स को मिक्स कर दें तो गर्म हो जाती है टेस्ट ट्यूब, कई बार इतनी ज्यादा हीट उनमें निकलने लगती है कि ब्लास्ट भी हो सकता है ना। तो हमारे पास यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर भी होता है, चेंज इन टेम्परेचर। और एक चीज हमें देखनी होगी, वो होता है चेंज इन स्टेट। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिक्स होंगी तो बन जाएगा H2O, हमारा वाटर, लेकिन वो वाटर लिक्विड होता है। तो दो गैस से मिलकर के तीसरी भी गैस बननी चाहिए थी, नहीं, वहां पे लिक्विड भी बन सकती है, हो सकता है सॉलिड भी बन जाए, तो स्टेट भी चेंज हो जाती है, हमें ये लिखना होगा, चेंज इन स्टेट। तो हमारे पास अगर ये 5 चीजें हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब मान लो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई, लेकिन मुझे किसी को बताना है कि यहाँ पर ये वाली केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन तो बहुत तरह की हो सकती है, तो उसको मैं बताऊंगा कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन लिख के देखते हैं। तो हमारे पास अगर एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और उसको मैं रिएक्ट कराता हूँ ऑक्सीजन से और मुझे मिलता है मैग्नीशियम
ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, किसके लेफ्ट में, ये एक एरो है, एरो का मतलब इनके बीच में कुछ रिएक्शन हो गई है, किनके बीच में हो गई है, तो उसके जो लेफ्ट साइड में होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इस तरफ जो बनते हैं कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, एक की जगह दो तीन कितने भी हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर अलग अलग चीज़ें हैं तो उनके बीच में हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। इधर भी मान लो दो तीन चीज़ें और बनती है, मान लो यहाँ पर H2O भी बन रहा होता तो हम यहाँ पर प्लस लगा करके इस तरीके से लिखते हैं। ऑलराइट, लेफ्ट साइड वालों को हम बोलते हैं LHS में हमारे पास क्या है, इसको बोलूँगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये है हमारा RHS यानी कि राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, तो रिएक्टेंट्स होते क्या है इसको हम लिख देते हैं, सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, जो नए सब्सटेंसेस इधर बनते हैं, ये पहले नहीं था, इस तरफ देखो नहीं था, ये नई चीज बनी है तो उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये किसका रिजल्ट है, एक केमिकल रिएक्शन के कारण ये बना है। इसी चीज को लिख देंगे, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड as a result of a chemical reaction are called products। ठीक, ओके। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हर बार हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखेंगे, क्या हम इनके सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैग्नीशियम का हमारे पास हो जाता है, मैं इसी इक्वेशन को लिख दूंगा, देखो Mg प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हवा में जब रहती है तो वो O2 की तरह होती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, इनसे मिलके बनता है MgO। अब यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। अच्छा, और एक चीज देखो, ये एक बैलेंस रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर जितना मैग्नीशियम था उतना ही मैग्नीशियम यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम थे, यहाँ पर एक ही है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है ना। लेकिन इसको देख के पता तो चल रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो इसमें कुछ काम की जानकारी तो है। ऐसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, वो एक स्केलेटल इक्वेशन है। जैसे हमारा ढांचा होता है तो उसको स्केलेटन बोला जाता है, तो उसमें भी कुछ तो पता चल ही जाता है ना, ये हमारा हाथ है और वो ठीक है, वो बैलेंस नहीं है, तो इसी का हम नाम दे देते हैं स्केलेटल इक्वेशन, which is not balanced। Okay, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, हमने अभी पढ़ी थी एक रिएक्शन, हमारे पास Mg प्लस O2 से मिला था MgO। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास जितने मैग्नीशियम होंगे उतने ही इधर भी होंगे, है ना। कुछ रिएक्टेंट्स हैं वो मिलकर के प्रोडक्ट बनाए। हमने पिछली क्लास में, क्लास 9 में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक केमिकल रिएक्शन में मास चेंज नहीं होता है, जितना मास इस तरफ था उतना ही मास इधर होगा। किसके मास की बात हो रही है, देखो जितना यहाँ मैग्नीशियम इस तरफ था, मान लो 1 किलो था, तो इस तरफ भी जो प्रोडक्ट बनेंगे उनमें जितना भी टोटल मैग्नीशियम होगा उसकी वैल्यू 1 किलो आएगी। सेम ऑक्सीजन के लिए होता है। अच्छा, मास बराबर आ रहा है, तो मास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ हो जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हम वो भी गिन सकते हैं। जैसे इस तरफ अगर एक मैग्नीशियम का एटम है तो इस तरफ भी एक ही मैग्नीशियम का एटम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे बैलेंस्ड है। तो इसीलिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको लिख लेते हैं। लॉ
of conservation of mass। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमारे काम की जो चीज निकल के आती है वो है ये कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के पहले और बाद में बराबर रहते हैं। इस चीज को भी हम लिख लेंगे, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, हर एक एलिमेंट के लिए रिमेन्स द सेम। कब कब होंगे? बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है Zn जिंक प्लस H2SO4। इससे मिलकर के हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ZnSO4 प्लस H2। अब बताओ क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या ये बैलेंस नहीं है? हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जिंक कितना है हमारे पास? एक जिंक है रिएक्टेंट साइड में। क्या प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास एक ही जिंक है? यहाँ पर देखो एक ही है, तो जिंक तो बैलेंस्ड है। हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं कि भाई जिंक इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है? 2 एटम्स है। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी 2 एटम्स है, तो यस हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इज सल्फर। यहाँ पर पूरे रिएक्टेंट्स में सिर्फ एक सल्फर का एटम था, यहाँ पर भी सभी में मिलाकर के एक सल्फर का एटम है, तो सल्फर भी बैलेंस्ड है। और ऑक्सीजन की बात करी जाए तो ऑक्सीजन यहाँ 4 थी, यहाँ भी 4 है। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सारी की सारी चीजें बराबर हैं। नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बराबर रह रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। अभी हमने एक रिएक्शन देखी थी। क्या रिएक्शन देखी थी? जिंक प्लस H2SO4। इससे मिलकर के हमें मिलता है ZnSO4 प्लस H2। ये केमिकल रिएक्शन है, उसकी केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर, और इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन क्या हम ये इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं? क्या हम और इन्फॉर्मेशन इसमें लिख सकते हैं? देखो जिंक यहाँ पर जब डाली गई थी तो वो सॉलिड स्टेट में रही होगी क्योंकि वो एक मेटल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसको डाइल्यूट करके रखा होगा या वो एक सोल्यूशन में होगा जो कि वाटर के साथ सोल्यूशन हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो एक सोल्यूशन है। यहाँ पर ZnSO4 ये भी एक सोल्यूशन होगी, और ये हाइड्रोजन जो है ये गैस बन के बबल्स की तरह निकल जाएगी। हमें बबल्स वहाँ पर निकलते हुए दिखेंगे। तो इसको लिखा कैसे जाए? उसके लिए हम फिजिकल स्टेट के सिंबल्स को भी लिख देते हैं। अब ये फिजिकल स्टेट क्या हो गई? फिजिकल स्टेट में हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो सॉलिड। तो सॉलिड के लिए हम लिख देते हैं ऐसे, S बना देते हैं। लिक्विड के लिए क्या लिख देंगे? लिक्विड के लिए हम इस तरीके से L लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई गैस है, गैस के लिए हम लिख सकते हैं गैस, या फिर हम एक ऐसे ऊपर की तरफ का सिंबल भी लगा देते हैं, ऊपर उड़ गई गैस बन गई। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन के लिए हम क्या लिख देंगे? S फॉर सोल्यूशन। नहीं, हमने S तो यहाँ पर यूज कर लिया है, तो अब यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। तो सोल्यूशन की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से एक्वस। एक्वा क्या होता है? वाटर। एक्वस मतलब सोल्यूशन इन वाटर। वाटर में सोल्यूशन होगी तभी हम एक्वस लिखेंगे। किसी और चीज के साथ सोल्यूशन बना लाओगे वो एक्वस नहीं होगा। और अक्सर हमारे पास गैस होती है तो वो तो उड़ जाती है। गैस नहीं, उसकी जगह प्रेसिपिटेट हो गया, कोई प्रोडक्ट साइड में नया सॉलिड बन गया, तो अब वो कहाँ जाएगा? वो सोल्यूशन में तो नहीं रहेगा।
अगर वो लिक्विड से हल्का है तो वो ऊपर प्रेसिपिटेशन दिखता है हमें, अगर वो गाढ़ा डेंसर ज़्यादा होगा तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसको हम लिखते हैं इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होगा तो हम इस तरीके से नीचे की तरफ एरो बना सकते हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख देते हैं पीपीटी हो गया उसका, प्रेसिपिटेशन हो गया, है ना, या फिर आप उसको सॉलिड भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो प्रेसिपिटेट होने के लिए क्या ज़रूरी है? मान लो प्रेसिपिटेट को आपको ऐसे समझना है, प्रेसिपिटेट में हमारे पास दो सोल्यूशन थी, दोनों में कोई सॉलिड नहीं था शुरुआत में, दोनों को मिक्स कर दिया, सोल्यूशन सोल्यूशन को मिक्स किया है, लेकिन अब हमारे पास सॉलिड आ गया है, तो जाएगा कहाँ? वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर कैसे लिखें उसको देखो, जिंक क्या था? सॉलिड था, ये सॉलिड। क्या इसको हम प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं? ये भी तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड होता है? नहीं, ये जिंक रिएक्शन से पहले, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बाद होता है। H2SO4 क्या था? प्योर H2SO4 भी हो सकता था, तो हम लिखते हैं लिक्विड कॉन्सेंट्रेट, मतलब एकदम सिर्फ H2SO4 ही होता है। अभी हमारे पास ये है एक सोल्यूशन, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्वस सोल्यूशन AQ। ZnSO4 जिंक सल्फेट, हमारे पास ये बन जाएगा एक्वस, ये सोल्यूशन में होगा। और हाइड्रोजन हमारी गैस बन के निकली है, तो यहाँ पर मैं या तो ऊपर की तरफ इस तरीके से एरो लगा दूं, या फिर मैं यहाँ पर इस तरीके से गैस भी लिख सकता हूँ। दोनों ही चीज़ों से हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर वो बाहर उड़ गई है। अच्छा, इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन हो सकती है 3Fe प्लस H2O, कितने होंगे ये? 4। इससे हमें मिलकर के मिलता है Fe3O4 प्लस H2। ये 4 हमारे पास इस तरीके से आते हैं। यहाँ पर देखो, जो आयन होता है वो होता है हमारे पास सॉलिड, ये है हमारा 4 वाटर। वाटर लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसकी मान लो स्टीम फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे गैस का हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद हमें ये जो केमिकल मिला है, इसको हम लिख देंगे ये है सॉलिड, और हाइड्रोजन फिर से हमें गैस मिल जाती है। ये भी एक इक्वेशन है जहाँ पर हमने सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट का यूज़ कर। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना आना चाहिए। कैसे करेंगे? बैलेंसिंग में होता है क्या है, इधर जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं उधर भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हमें ये चीज़ चेक करनी होती है। अब यहाँ पर तो गिनती के 2 ही एलिमेंट हमें दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा होंगे तो कैसे करोगे? पहले कौन से वाले को बैलेंस करना शुरू करोगे? तो ओवर द टाइम कुछ ऐसे मेथड आया है कि यार पहले अगर मैं मेटल्स को बैलेंस कर लूँ तो मेरे लिए आसान हो जाता है। मेटल्स के बाद मैं नॉन मेटल्स को बैलेंस करना चाहूँगा, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगा और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करूँगा। इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते जाएंगे। अच्छा, मेटल बैलेंस हो गए, फिर उसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करने के लिए मान लो किसी आगे 2 लगा दिया, तो हो सकता है मेटल की बैलेंसिंग गड़बड़ा जाए। तो जब भी हम कोई चेंज करते हैं हमें फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना होता है। इस तरीके से हम करते जाते हैं। देखते हैं किस तरीके से इसके 4-5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको सब समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन तो है ही नहीं, यहाँ कोई मेटल भी नहीं है। नॉन मेटल यानी कि कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कार्बन है हमारे पास यहाँ पर 1, इस तरह भी है 1, कार्बन इज बैलेंस्ड। फिर ऑक्सीजन को हम देखेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पर हमारे पास 2 एटम है, यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो क्या किया जाए? या तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। अब देखो, ऑक्सीजन के इधर भी 2 एटम थे, इधर भी 2 एटम हो गए, लेकिन अब ये बैलेंस बिगड़ गया है। कार्बन यहाँ पर अब 1 था, यहाँ पर 2 हो गए। तो जब भी हम कोई चेंज करते हैं हम फिर से यहाँ जाते हैं, तो मेटल तो कोई है ही नहीं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे जो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में हमारे पास आ जाता है कार्बन। देखो, कार्बन इधर 1 है, इधर 2 कार्बन है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से 2, तो अब देखो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई और यही हमारा आंसर है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इससे मिलकर के हमें कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर एक अमोनिया गैस हमें निकल रही है। सबसे पहले किसको बैलेंस किया जाएगा? हमारे रूल के हिसाब से मेटल्स को। मेटल कौन सी है हमारे पास? मैग्नीशियम। इस तरफ कितने एटम्स हैं? 3। तो इस तरफ भी कितने एटम होने चाहिए हमारे पास? 3। तो इसको 3 कैसे कर सकता हूँ मैं? उसके लिए यहाँ पर लिख दूंगा इस तरीके से 3। ओके, मेटल्स हो गई। उसके बाद नॉन मेटल में हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखो हमारे पास 2 एटम्स हैं इस तरफ,
इस तरफ भी हम 2 अगर यहाँ पर लिख दें तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई। अच्छा, जैसे ही मैंने कोई चेंज किया जल्दी से मैं चेक करूँगा क्या उसकी वजह से मेरी पहले वाली बैलेंसिंग बिगड़ तो नहीं गई। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा है तो मैग्नीशियम पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो बैलेंस है। अब हम आ जाएंगे ऑक्सीजन पर। यहाँ पर देखो कितनी ऑक्सीजन है, 1। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, इधर तो कोई ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर इस ग्रुप में है 2 ऑक्सीजन और ऐसे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है। तो 3 इंटू 2 टोटल 6 ऑक्सीजन इस तरफ है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा 6। अब देखो इधर भी 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन। देखो क्या और कोई चेंज हो गया? हमने इसको चेंज करने से बाकी आप देखोगे मेटल नॉन मेटल कोई चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट चीज अब हमें बैलेंस करनी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस तरफ कितनी है, 6 इंटू 2, इस तरफ हमारे पास 12 हाइड्रोजन है और इस तरफ यहाँ पर है हमारे पास कितने हाइड्रोजन, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर है 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। 6 प्लस 6 12 हाइड्रोजन है। यहाँ भी 12 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी 12 हाइड्रोजन थे, यानी कि हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गई है। किस्मत हमारी अच्छी है, तो हमारे पास ये अब एक बैलेंस इक्वेशन है। और एक एग्जांपल देखें, इस इक्वेशन में देखो हमारे पास सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल्स को। मेटल में हमारे पास है कॉपर, तो यहाँ पर कॉपर 1 थी, यहाँ भी कॉपर 1 है, कॉपर मेटल बैलेंस। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अलग से। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बचता है नाइट्रोजन। इधर 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो मुझे नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। अब हमने जैसे ही नॉन मेटल में चेंज किया, चेक करेंगे कि मेटल में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी इसके कारण। तो आप देखोगे इधर इधर अभी भी कॉपर बैलेंस है, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। नॉन मेटल यानी कि नाइट्रोजन को अभी हमने बैलेंस कर ही लिया। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। इस तरफ हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, इस तरफ भी हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। फिर बचा हमारे पास हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6 हाइड्रोजन। यहाँ हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है, इस तरफ हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो ये 6 इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूँ, 3 लिख दूंगा इस तरीके से, तो हमारे पास सभी जगह अब बराबर हाइड्रोजन हो गई, लेकिन उसकी वजह से बाकी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। क्या मेटल्स में कोई गड़बड़ होगी? मेटल देखो, कॉपर यहाँ था, कॉपर यहाँ था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। नॉन मेटल नाइट्रोजन को भी हमने अभी नहीं छेड़ा, यहाँ 2 नाइट्रोजन थे, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर अब 3 ऑक्सीजन हो गई, तो हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर जरूर हमारे पास कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। देखो कॉपर कितना है, 3 कॉपर इस तरफ है, यहाँ पर 1 कॉपर है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मैं 3 लिख दूंगा। नेक्स्ट इज नॉन मेटल। हमारे पास यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है। और अब बारी आती है हाइड्रोजन की। यहाँ पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारे पास 6 हाइड्रोजन। अरे सारी चीज़ें बैलेंस हो गई, तो ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। इसी को सॉल्व करने का और एक तरीका है। देखो उसमें क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से CuO प्लस NH3, उससे हमें मिलता है CuN2H2O। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे इनके आगे के नंबर्स पता करने, कुछ कुछ नंबर्स होंगे, क्या नंबर होंगे मुझे नहीं पता, तो मैं देखो यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज A प्लस B, तो मिलता है C D एंड E। यहाँ पर मैं प्लस और प्लस लगा दूँ। अब इससे होगा क्या, सारे के सारे एटम्स के लिए देखना शुरू करें। अगर मैं कॉपर के लिए बात करूं, तो कॉपर के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी कॉपर है, लेफ्ट हैंड साइड पर A हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है। राइट हैंड साइड पे कितने कॉपर हैं, हमारे पास A इज इक्वल टू C होना चाहिए, देखो है ना, A शुड बी इक्वल टू C। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए भी मैं बैलेंसिंग कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है, A। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है E, तो A इज इक्वल टू E। नेक्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं, तो नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर है सिर्फ B। राइट हैंड साइड में कितनी नाइट्रोजन है, राइट हैंड साइड में देखो 2D नाइट्रोजन है ना। यहाँ पर अगर D नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमारे पास 2D नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू
2d। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो यहां पर हमारे पास 3b हाइड्रोजन है, 3b इस तरीके से मैं लिख दूंगा। राइट हैंड साइड पे क्या आता है हाइड्रोजन के लिए 2e है ना, 2। तो हमारे पास बस देखो सारे के सारे रिएक्टेंट्स के लिए हमने कर लिया, प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ अपने आप हो चुकी। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर देखो ए सब जगह आ रहा है, मैं किसकी वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो वो देखते हैं किससे हमारी कैलकुलेशंस आसान होती हैं। अगर मैं यहाँ पर देखो ई की वैल्यू मैं 1 रख दूँ, यानी ए की वैल्यू 1 रखी, यानी सी की वैल्यू 1 रखी, किसी की भी वैल्यू आप रख सकते हो। मान लो हमने पुट ए इज इक्वल टू 1, इसका मतलब सी की वैल्यू 1 हो गई, ई की वैल्यू भी 1 हो गई, ये हमें पता चल गया है ना। ए की वैल्यू हमने 1 रखी है तो सी भी अपने आप 1 हो गया, ई भी अपने आप 1 हो गया। बी की वैल्यू क्या है, मुझे यहाँ से पता चलता है बी इज इक्वल टू 2/3 ई, बी इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ई की वैल्यू तो 1 है, और मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ डी इज इक्वल टू b/2। बी की वैल्यू कितनी थी 2/3, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 2, डी इज इक्वल टू b/2 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरीके के नंबर आने लग गए 1/3, 2/3। तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, इन सभी को सिंप्लीफाई कर दूँ, या तो मैं सभी नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 3, ई इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 2, एंड d इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 1। अब मैं इक्वेशन देखो जल्दी से लिख सकता हूँ, a की वैल्यू रख दो 3 CuO प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 NH3, उससे हमें मिलता है हमारे पास कॉपर कितना है C की वैल्यू कितनी आई है 3 टाइम्स कॉपर प्लस d टाइम्स N2, d की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 N2, या फिर इसको मैं 1 हटा सकता हूँ यहाँ पर से लिख दूंगा N2 प्लस E टाइम्स H2, E की वैल्यू कितनी है ये 3, तो 3H2। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये जो बैलेंसिंग हुई है, ये जो बैलेंसिंग हुई है, दोनों सेम है। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस कर लेंगे। तो मेटल्स में हमारे पास इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 एल्यूमिनियम है, यहाँ पर भी हमें 4 एल्यूमिनियम करना होगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस तरीके से 4। नेक्स्ट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल यहाँ पर किसको लिया जाए, कार्बन को। यहाँ पर है 3 कार्बन, तो यहाँ पर भी होने चाहिए हमारे पास 3 इस तरीके से। ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारे पास 1, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी आ रही है, इसमें हमारे पास 3 है, ऐसे हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12 ऑक्सीजन हमारे पास है। तो यहाँ पर भी 12 ऑक्सीजन होनी चाहिए, तो इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब जब हमने ऑक्सीजन में चेंज किया तो क्या हमारे मेटल और नॉन मेटल्स की बैलेंसिंग खराब हुई है, आप देखोगे नहीं हुई है। देखो एल्यूमिनियम 4 थे, अभी भी 4 है, कार्बन 3 थे, कार्बन अभी भी 3 है, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर ही दिया है। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12 हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ भी आप देखोगे 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है। तो टोटल प्रोडक्ट्स में भी 24 हाइड्रोजन है, 12 प्लस 12, इधर भी 24 थे, तो ये बैलेंस्ड हो गए हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी बराबर है। तो ये रिएक्शन अपने आप में बैलेंस हो गई। इसी को जल्दी से हम दूसरे वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे A इंटू Al4C3 प्लस B इंटू H2O, इससे हमें मिलता है C टाइम्स CH4 प्लस D टाइम्स AlOH3। जल्दी से देखो एल्यूमिनियम के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एल्यूमिनियम के लिए अगर मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 4A एल्यूमिनियम है, राइट हैंड साइड पे मेरे पास D एल्यूमिनियम है, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। कार्बन के लिए बात करेंगे, कार्बन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3A कार्बन है, 3A कार्बन है, राइट हैंड साइड में मेरे पास C कार्बन है, तो 3A इज इक्वल टू C होना चाहिए। नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2B हाइड्रोजन है, 2B,
और राइट हैंड साइड में कितनी हाइड्रोजन है, देखो 4C और 3D। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4C प्लस 3D। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम लिख सकते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है B टाइम्स B इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितनी ऑक्सीजन है, 3 इंटू डी। इनमें से अब किसी की वैल्यू हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो A 3 से 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, लेट A इज इक्वल टू कितना 1, तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाती है 4, C की वैल्यू आ जाती है 3, B की वैल्यू पता करनी है तो इस इक्वेशन से भी मैं B की वैल्यू पता कर सकता हूँ, या फिर मैं इस इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ। B की वैल्यू सीधे सीधे है 3 टाइम्स D, B इज इक्वल टू 3D विच इज इक्वल टू 12। तो हमें A भी पता चल गया, B भी पता चल गया, C भी पता चल गया, D भी पता चल गया। आप ये वैल्यूज रखोगे तो आपको सेम आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल्स का और एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रिएक्शन कंडीशंस। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं तो हम उसमें चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। तो क्या इन्फॉर्मेशन हम और ऐड कर सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में हुई होगी। तो जैसे कि क्या हो सकती है वो परिस्थिति, क्या हमने वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई रखा था, या कुछ प्रेशर हमने ज़्यादा क्रिएट कर दिया था, या हमने कोई कैटलिस्ट डाल दिया था ताकि रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लग जाए। जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? पहली चीज़ हो सकती है टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर हमारे पास कैटलिस्ट हो सकता है। इनको हम लिखते कहाँ हैं? जो हमारा रिएक्शन वाला एरो होता है उसके अबव और बिलो। हमारे पास दो जगह होती है जहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास मान लो एक इक्वेशन है CO जो कि थी गैसियस फॉर्म में, प्लस 2H2 वो भी थी गैसियस फॉर्म में। इससे हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे मिलता है CH3OH जो होता है लिक्विड फॉर्म में। अब ये कंडीशन इसमें क्या है, हम लिख सकते हैं ये हुई है 340 ATM पर, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिख दी। इसी तरीके से और एक इक्वेशन है, देखो आपको बताना है गेस करके कौन सी इक्वेशन है। हमारे पास होता है 6CO2 जो है एक्वस फॉर्म में, प्लस 12H2O वो है लिक्विड। इससे हमें मिलता है C6H12O6 जो होगा एक्वस फॉर्म में, प्लस 6O2 ये भी एक्वस होगी, और मिलाएगा 6H2O जो होगा लिक्विड। इसमें जो हमारे पास कंडीशंस हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे सनलाइट। सनलाइट भी एक कंडीशन है, धूप की मौजूदगी में वो रिएक्शन हो रही है। और हमारे पास एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है क्लोरोफिल। तो ये एक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? क्या ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है? अच्छा, और उसमें ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। इस तरीके से हम कंडीशंस को भी लिख सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। तो उसके लिए कुछ बॉन्ड्स तोड़ते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म भी होते हैं। और जब भी बॉन्ड तोड़ा जाता है या फिर नया बॉन्ड बनाया जाता है तो हमारे पास या तो एनर्जी उसमें लगती है या उसमें से एनर्जी निकलती है। तो ओवरऑल रिएक्शन में या तो कुछ एनर्जी हमें अंदर देनी होगी, उसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, या फिर उस रिएक्शन में से एनर्जी निकलेगी और हो सकता है वो चीज़ गर्म हो जाए। तो हमारे पास हर एक रिएक्शन को हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। या तो उस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, या फिर रिएक्शन होने पर उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारे पास दो तरह की इक्वेशन हो जाएगी। एक हो जाती है एंडोथर्मिक, दूसरी हो जाती है एक्सोथर्मिक। इसके बारे में हम लिख लेते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग of bonds
इसका मतलब एनर्जी के साथ कुछ तो होगा। एनर्जी के हिसाब से हम किसी भी रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक होगी, या फिर हो सकता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी एग्जिट कर जाती है ना, बाहर आ जाती है, एनर्जी हमें मिलती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं इन एक्सोथर्मिक। अब एनर्जी निकलेगी तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स बने हैं रिएक्शन में वो गर्म हो जाएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी मिल गई है। तो हम लिख देंगे एनर्जी इज रिलीज्ड। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट्स अब जो बने थे उनको एनर्जी मिली है तो वो हॉट होंगे। प्रोडक्ट्स आर हॉटर। ठीक। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी हो जाएंगी, जिसमें एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो एनर्जी इज कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड। अगर एनर्जी कंज्यूम हुई है, हमारे पास मान लो एक कटोरी है, उसमें कुछ केमिकल्स डाले, उनने मिलकर के एनर्जी कंज्यूम कर ली और फिर कुछ प्रोडक्ट बनाए, आसपास की एनर्जी पूरी खा गए, वो एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो वहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं जो फाइनली बन रहे हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। रिएक्टेंट्स का भी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो सब मिल करके हैं तो इसी कटोरी में। तो हम बोलेंगे लेकिन प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर कम होता है, तो प्रोडक्ट्स आर कूलर। प्रोडक्ट्स आर कूलर। इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हम ऑक्सीजन और हमारे अंदर ग्लूकोज उसको स्टोर कराया हुआ की रिएक्शन होती है और एनर्जी निकलती है, जिससे हम चलते फिरते नाचते गाते ये वीडियो बना लेते हैं। या फिर किसी भी चीज़ का, किसी भी फ्यूल का जलना, वैक्स की मोमबत्ती जल रही है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। हमारी कार में जो फ्यूल बर्न होता है उससे भी एनर्जी रिलीज होती है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल और रेस्पिरेशन बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जिस पे आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल में कुछ भी हो सकता है, वैक्स, ऑयल, पेट्रोल। ऑलराइट, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास CaO, ये क्या होता है, क्विक लाइम। क्विक लाइम ये होता है सॉलिड स्टेट में। इसमें जैसे ही हम पानी मिलाते हैं जो कि लिक्विड होता है। अच्छा, ये हम करते क्यों हैं? क्या आपने कभी घर में पुताई होते हुए देखा है? आजकल तो हम अलग अलग तरीके के पेंट लगाते हैं, लेकिन एक चूना भी जो होता है ना, चूना लगा दिया, तो वो जो चूना होता है, अब यहाँ पर जो रिएक्शन होती है उससे हमें मिलता है CaOH होल ट्वाइस। ये एक्वस फॉर्म में मिलता है क्योंकि पानी मिला दिया हमने सॉलिड में, तो जो भी बनेगी वो एक सोल्यूशन जैसा बनता है, वो एक्वस फॉर्म में होता है। ये होता है स्लैग लाइम, इसी से हम एक्चुअली पुताई करते हैं, जो हमारा चूना होता है। दिस इज नोन एज स्लैग लाइम। और यहाँ पे हमें मिलती है बहुत सारी हीट। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप देखोगे जब भी वो पुताई करने आते हैं चूना लेकर के, तो एक बड़े से कंटेनर में चूना डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर उससे दूर हट जाते हैं, धीरे धीरे वो पानी बॉयल होने लग जाता है, इतनी उसमें हीट निकलती है। फिर जब वो ठंडा होता है उसके बाद ही उसको लेकर के आप उससे पुताई कर सकते हो। गरम गरम से पुताई नहीं हो पाती है ना, मुश्किल है, हाथ पाँव जल सकते हैं। तो ये बॉयल होने लग जाता है, इससे इतनी हीट आती है, दिस स्टार्ट्स टू बॉयल। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि पानी मिलाने पे कौन सी चीज़ है जिसका वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है और जो गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी चाहिए। इसका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में या फिर चूना में। लिख देता हूँ यहाँ पे, वाइट वॉशिंग, चूना। ठीक है। अभी हमने केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरी में बांटा था, या तो वो एंडोथर्मिक थी या एक्सोथर्मिक थी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी होती हैं। जैसे क्या हो सकती है, एक हो सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास कोई भी दो चीज़ें मिलकर के एक चीज़ बनाते हैं फाइनली। तो एक हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अच्छा, अगर हमारे पास कोई एक सिंगल चीज़ है, वो टूट जाए, दो चार चीज़ें बना रही है ना,
तो एक सिंगल चीज से टूट के दूसरे 4 चीजें बन जाए, एक से ज्यादा चीजें बन जाए, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो चीज डिकम्पोज हो गई, टूट गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक तरह की केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं, वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है, मान लो उसमें 2 एलिमेंट थे इस तरीके से, इसने यहाँ पर आकर के इस वाले को डिस्प्लेस कर दिया। अब ये निकल जाएगा, ये वाला इसके साथ ज्वाइन होकर के कुछ अलग चीज बना लेगा, हम बोलते हैं उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक ने ही 2 में से एक को डिस्प्लेसमेंट किया, हो सकता है इसका वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर दे, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन सब के बारे में डिटेल में लिखेंगे, अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ ओवरव्यू, हमें क्या क्या तरह की रिएक्शंस पढ़नी है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कुछ तरह की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, वो होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो वो भी लिख देता हूँ, क्या होती है अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिडक्शन का रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन का ऑक्सी। ठीक है, तो ये मोटो मोटी हमें सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़नी है। पढ़ना शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, हमारे पास A प्लस B, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, इनसे मिलकर के हमें मिलता है AB। या हो सकता है यहाँ पे A प्लस B प्लस C हो और यहाँ पे ABC बन जाए। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो बना है वो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता AB प्लस A2 मिल जाए। ठीक है, हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए, तो इसको लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट। When 2 or more substances, अब सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो या तो हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं, है ना। When 2 or more substances combine and form a single product and form a single product, the reaction is known as a combination reaction। ठीक, इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल हो सकती है ना, कार्बन सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस है, हमें एयर में मिलती है, इससे मिलकर के हमें मिलता है CO2 गैस। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, देखो सिंगल प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहलाएगी, ये है बर्निंग ऑफ कोल। कोल जो होता है वो भी कोयला, उसमें भी कार्बन ही होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है 2H2O जो कि होगा लिक्विड, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। अच्छा, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन होती है तो नए बॉन्ड्स बनते हैं, और जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी निकलती है। बॉन्ड्स टूटते हैं, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली अक्सर ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारी एक्सोथर्मिक होती हैं। देखो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, इसमें भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि हमारे जो रॉकेट्स का हम फ्यूल बनाते हैं, वहाँ पे हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही होती है जो मिल करके वाटर बनाते हैं, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी निकलती है कि रॉकेट ऊपर चला जाता है। तो यूजुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है एंडोथर्मिक होती है एक्सोथर्मिक, आपको बोलना है एक्सोथर्मिक। यूजुअली
combination reactions are exothermic. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट होता था, डिकम्पोजिशन में हमारे पास रिएक्टेंट सिंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास मान लो ए है, ए से हमारे पास बी प्लस सी बन गया, या फिर हो सकता है प्लस डी बन जाए, कितने भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पर, सिंगल रिएक्टेंट, है ना, सिंगल रिएक्टेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसका हम अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिएक्शन वेयर अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन यानी कि टूट गया, ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा मॉलिक्यूल होगा, वो टूट गया तो दूसरे छोटे ही मॉलिक्यूल्स उससे हमें मिलने वाले हैं, एलिमेंट्स मिल जाएंगे, उससे सिंपल प्रोडक्ट्स उसको हम बोलते हैं। ओके, अच्छा और एक चीज़ देखो, इसका एक एग्जांपल सबसे पहले मैं देख लूँगा, 2FeSO4 जो कि सॉलिड होगा, उसको हमें मिलता है Fe2O3, ये भी सॉलिड होता है, प्लस SO2 गैस, ये आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है, और SO3 गैस। यहाँ पर ये जो है ये होता है हमारा फेरस सल्फेट, ये जो सब्सटेंस बना है ये है फेरिक ऑक्साइड, और ये हमारे SO2 और SO3 तो गैसेस हैं। अच्छा, यहाँ पर जब भी कोई चीज़ हम छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स में तोड़ते हैं, तो बॉन्ड्स तोड़े हमने तो कुछ एनर्जी हमने दी होगी, तो यहाँ पर हमको ऐसे बताना पड़ेगा कि हमने हीट दी है, या तो आप यहाँ पर लिख दो किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हो हीट, या फिर आप ये हीट का सिंबल बना सकते हो इस तरीके से, और इसका मतलब भी होता है, क्या होता है, हीट, इसको गर्म किया गया। ओके, और एक हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मेरे को लिखना है तो CaCO3 जो कि सॉलिड है, उसको हमने गर्म किया तो हमें मिला है CaO जो कि सॉलिड है, प्लस CO2 गैस। अगेन ये CaO क्या बन गया, ये हमारा क्विक लाइम है, इसी में हम वाटर ऐड करते हैं तो इससे क्या मिलता है हमें, स्लैग लाइम, चूना, जिससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना। लेकिन यहाँ पर इस पे पहुंचने के लिए हमें कुछ बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, और वो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगेन मैं इस तरीके से डेल्टा बना दूंगा। ये जो हमारे पास बना है, ये बना है क्विक लाइम, QUICKLIME। क्विक लाइम में पानी मिला देंगे तो हमें मिलता है स्लैग लाइम, और ये जो है ये है हमारा लाइमस्टोन, चूना पत्थर, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी गैस है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है। बोला जा सकता है कि हमारे पास X था जिसको गर्म करते हैं तो Y मिलता है, उसमें फिर हमारे पास पानी डालते हैं तो हमारे पास Z मिलता है, इससे हम वाइट वॉशिंग करते हैं। बताओ X क्या है, Y क्या है, Z क्या है। तो Z है हमारा स्लैग लाइम, ये है हमारा क्विक लाइम, ये है लाइमस्टोन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ हमें लिखना है कि यूजुअली जब हमारे पास इस तरीके से हीट का यूज़ करते हैं डिकम्पोज करने के लिए, देखो दोनों में हमने हीट दी है, तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज करने के और भी तरीके हैं, एनर्जी देने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये क्योंकि हीट का यूज़ किया इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको भी लिख लेंगे। व्हेन हीटिंग इज यूज फॉर डिकम्पोजिशन reaction, it is called thermal decomposition। समझ आया क्या? और देखते हैं किस तरीके के डिकम्पोजिशन हम कर सकते हैं। एक और इक्वेशन है, लेड
नाइट्रेट, इस तरीके से होता है हमारे पास लेड नाइट्रेट, जिसे अगर मैं गर्म करूं तो मुझे मिलता है लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, प्लस हमें मिलता है 4NO2 जो होती है गैस, और साथ में हमें मिलती है ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट होगा कलरलेस, उसको हम गर्म करेंगे तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड, और ये जो लेड ऑक्साइड होता है वो येलो होता है, ठीक है, ये कलरलेस था। और यहाँ पर हमारे पास ये 2-3 गैसेस मिली हैं। इसमें NO2 जो है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसकी ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, हमारे पास एक सब्सटेंस X है, उसको हमने गर्म किया तो हमें मिला है Y प्लस सम ब्राउन फ्यूम्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस। तो वो क्या है, तो यहाँ पर हमें बताना होगा वो लेड नाइट्रेट है जो कलरलेस होता है। यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि येलो येलो एक प्रोडक्ट मिला है और ब्राउन फ्यूम्स मिली है, तो वो ये वाली इक्वेशन है। ये इक्वेशन आप याद होनी चाहिए आपको, आपसे एग्जाम्स में ये पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राउन फ्यूम्स और येलो प्रोडक्ट मिलता है। अच्छा, ये तो डिकम्पोजिशन हुआ, इसमें फिर से हमने हीट का यूज़ कर लिया। और एक हमारे पास डिकम्पोजिशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको करके भी देखना चाहिए घर पे किसी ना किसी तरीके से। यहाँ मिलता है हमारे पास H2 प्लस O2। ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा, यहाँ पे 2H2 प्लस O2। ये है हमारे पास लिक्विड, ये है हमारे पास गैस, ये हमारे पास गैस। अच्छा, ये इक्वेशन कराने के लिए हमें यहाँ पे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं कुछ एनर्जी देता हूँ तो क्या होता है, पानी बॉयल होने लगता है, हमें मिलता है। अगर मैं हीट दूंगा तो मुझे H2O गैस मिल जाएगी, लेकिन अगर मुझे इनको ब्रेक करना है तो मुझे कुछ और तरीके से एनर्जी देनी पड़ती है, जो होती है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हम देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये एक इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और भी डिकम्पोजिशंस होते हैं, उनको देखते हैं। फोटोग्राफी से रिलेटेड ये जो केमिकल डिकम्पोजिशन है वो देखो, 2 सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड है, उससे हमें मिलता है 2 टाइम्स सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट से ये इस तरीके से डिकम्पोज हो जाता है, और जब डिकम्पोज होता है तो हमारे पास सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ठीक है, तो वो कोई चीज़ ग्रे हो गई। और ऐसी हमारे पास और एक चीज़ है, सिमिलर एक रिएक्शन है हमारे पास, 2Ag क्लोरीन की जगह ब्रोमीन यूज़ कर लेंगे हम, और ये भी होता है सॉलिड। इसमें भी हम सनलाइट दिखाएं इसको, सनलाइट, तो हमें फिर से मिल जाता है 2Ag जो कि सॉलिड होगा, फिर से वो ग्रे होगा, प्लस Cl2 की जगह इस पर हमें Br2 ब्रोमीन गैस मिल जाएगी। तो इन दोनों ही इक्वेशन में आप देखो, रिएक्शंस में हम सनलाइट का यूज़ करें डिकम्पोजिशन के लिए, और क्योंकि सनलाइट है, लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस है यानी, तो इसी की सब्सटेंस का यूज़ करके फोटोग्राफी रील्स स्टार्टिंग में बनाई जाती थी। आजकल तो हम डिजिटल फोटोग्राफी करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए इसका यूज़ होता था। अर्लियर यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कूल, आगे चलते। अगर हमारे पास एक लोहे की कील है जो ग्रे सिल्वर कैसी दिखेगी, उसको मैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दूं, तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हमारी जो लोहे की कील है उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कुछ डिपॉजिट हो गया है। क्या लोहे की कील में जंग लग गई है? नहीं, वो एक्चुअली वहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। कैसे डिपॉजिट हो गया कॉपर? कॉपर था क्या? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन थी, उसमें हमारे पास कॉपर था, और
सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया, कॉपर को हटा दिया गया, आयरन खुद आके वहां लग जाता है। अब बचा कॉपर, वो कहाँ जाए, तो वो जाकर के कील पर आयरन की जगह ले लेता है, और इस तरीके से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है कि हमारे पास लोहे के ऊपर एक तो ब्राउनिश हमारे पास परत जम जाती है, दूसरी चीज़ जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का ब्लू ग्रीन सा कलर होता है वो हट जाता है, और वहाँ पर हमारे पास कलरलेस सोल्यूशन बन जाता है। पहली ऑब्जर्वेशन, आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी कि ब्लू सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर या फिर कलरलेस। तो ये हुआ कैसे, इसके पीछे की जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम लिखें। हमारे पास आयरन की नेल था, प्लस हमारे पास था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, यानी वो एक्वस हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर हमारे पास फ्री हो जाएगा और यहाँ पर FeSO4 बनेगा। तो क्या मिलेगा हमें, FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर बनेगा हमें सॉलिड में, ये मिलेगा हमें एक्वस में। यहाँ पर ये होता है ब्लू सोल्यूशन, है ना, और ये हो जाता है हमारे पास ब्राउन रेड डिपॉजिट। तो ये हमारी इक्वेशन है। इसी तरीके से आयन की जगह यहाँ पर मैं जिंक डालूंगा तो जिंक भी इसे डिस्प्लेस कर देता है। उस बार हमारी रिएक्शन क्या बनेगी, Zn प्लस CuSO4 aqueous, this will become ZnSO4 प्लस Cu, ये होगा सॉलिड। तो जिंक की स्ट्रिप अगर मैं डाल दूं तो उसके साथ भी सेम चीज़ होती है कि वहाँ पर फिर से हमारे पास ये जो ब्लू सोल्यूशन थी वो कलरलेस सोल्यूशन हो जाती है, और ब्राउन रेड ब्राउन डिपॉजिट वहाँ भी आ जाता है। इसकी जगह मैं कोई और एलिमेंट ले सकता हूँ, मैं Pb ले लेता हूँ, लेड जो है सॉलिड, फिर उसके बाद CuCl2 मैं ले लूँ एक्वस। इस बार हमारे पास बनता है PbCl2, ये होगा एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो आप देखोगे कि जिसका मन करता है वो आता है और कॉपर को रिप्लेस कर जाता है। तो ये पता कैसे चलेगा कौन किसको रिप्लेस करने वाला है, इसको समझने के लिए हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर होगी, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, वो बाकी यानी कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकती है। देखो यहाँ पे आयन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कहेगा मैं करूँगा रिएक्शन, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, इसको कहा तुम निकलो, और उसको रिएक्ट कर जाएगा, खुद उसको हटा देगा, आप जाओ बाय बाय। ये यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक आ जाता है, कॉपर को हटा दिया जाता है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है उसको आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनको ऑर्डर में लगा दिया गया। अच्छा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास है पोटेशियम, के, है ना, उसका सिंबल भी लिखते रहा हूँ। फिर आ जाएगा सोडियम, सोडियम है Na। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लिथियम, बैरियम। फिर हमारे काम की चीज़ें मैं लिख देता हूँ, कैल्शियम, जो जो चीज़ें आपको काम आने वाली हैं, तो Ca, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, देन एल्यूमिनियम Al, देन कम्स जिंक Zn, फिर आता है हमारा आयन जो होता है Fe, फिर उसके बाद कैडमियम, कोबाल्ट, टिन, लेकिन हमारे काम की चीज़ जो है वो है लेड, जो होता है Pb। देन कम्स हमारी जो काम की चीज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलना मत। तो आपको ऐसे याद रख सकते हो, हाइड्रोजन के ऊपर वाले होते हैं कुछ, और फिर कुछ हाइड्रोजन के नीचे वाले होते हैं। हाइड्रोजन के नीचे आता है बिस्मथ, पर वो हमारे काम का नहीं, हम लिखेंगे कॉपर, कॉपर Cu। फिर आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी Hg, फिर आएगा सिल्वर Ag, फिर आएगा गोल्ड जो होता है Au, और फिर
प्लैटिनम जो होता है Pt। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी किस तरह बढ़ रही है, क्या इस तरफ ज़्यादा रिएक्टिव है? हम जानते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव, सोडियम, पोटेशियम। तो हम यहाँ पे एरो फिर भी लगा देंगे ताकि कोई इसको गलत ना समझ ले, इस तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है ना। तो आप देखोगे कॉपर से ऊपर क्या क्या चीज़ है, जिंक, आयरन, है ना, एल्यूमिनियम, ये सभी आकर के कॉपर को रिप्लेस कर देंगी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है। मान लो जैसे हमारे पास AB प्लस CD था, ये जब रिएक्ट होंगे, देखो A के साथ अभी B लगा था, B इसके पास चला जाएगा, यहाँ से D इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास AD प्लस C के साथ क्या आ चुका है, C के साथ आ चुका है B। तो इस तरीके से हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट डबल हुआ है, नहीं एक्सचेंज हुआ, हमने कुछ दिया तो हमने कुछ ले भी लिया। एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है हमारे पास लिखना, तो हम इसको लिख लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, यही बोली जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही हमारे काम की चीज़ है। Na2SO4 एक्वस, क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, ये भी एक्वस है, इनसे हमें मिल जाएगा BaSO4, ये है सॉलिड, प्लस 2NaCl, ये है एक्वस सोल्यूशन। NaCl क्या होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट हम खाते हैं, NaCl। अच्छा, ये जो सॉलिड है, देखो यहाँ पे सोल्यूशन थी, ये सोल्यूशन थी, अचानक से सॉलिड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट है। तो ये प्रेसिपिटेट है, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज प्रेसिपिटेट। ठीक है, यही हमारी एक एग्जाम्पल है। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस। क्या होता है ऑक्सीडेशन? जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, ऑक्सीडेशन में कुछ ऑक्सीजन आ रही होगी, तो हम लिख सकते हैं इसको गेन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीडेशन में एक गेन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और एक चीज यहां पर हमें देखनी होगी कि ऑक्सीजन का गेन हो तो ऑक्सीडेशन होता ही है, लेकिन अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और अगर यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो इस तरफ गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपको याद कर लेना है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब तो बाद में समझेंगे, लेकिन होता क्या है, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमने एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले देखी थी, क्या देखी थी, 2Cu नहीं देखी थी, तो अब देख लो, प्लस O2, इससे हमें मिलता है Cu, और इसके लिए हमें इसको हीट करना पड़ता है। यहां पर कॉपर ने गेन करी है ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे कॉपर का हो गया है ऑक्सीडेशन, है ना। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। यहां पर तो सिर्फ कॉपर था इसलिए हमने कॉपर लिखा। अच्छा देखो, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। इसी CuO को मैं फिर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा हूं, फिर से यहाँ पर इस तरीके से हीट दे दो, तो मुझे मिलता है कॉपर प्लस H2O। यहां पर देखो, कॉपर के पास पहले से ऑक्सीजन थी, उसका लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, तो मैं बोलूंगा यहां पर देखो, इसका हो गया है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कॉपर। अच्छा, हाइड्रोजन ने
ऑक्सीजन गेन कर लिया, देखो यहाँ हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया? यस, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। कूल। और एक इक्वेशन देखनी है, देखो MnO2 प्लस 4HCl, इससे हमें मिलता है MnCl2 प्लस 2H2। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? देखो Mn के पास ऑक्सीजन थी, उसने ऑक्सीजन हटा दिया, क्लोरीन आ गया है, क्लोरिनेशन हो गया है बोल सकते हो आप। लेकिन हमें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ही देखना है कि क्या इसका ऑक्सीडेशन हुआ है? नहीं, इसका तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन ऑफ Mn। HCl के साथ क्या हो रहा है? अच्छा, एक तो ये बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ पर Cl2 भी बनती है, तो आप बोलोगे यहाँ पे क्लोरीन ने हाइड्रोजन का लॉस किया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर देखो, ये जो इक्वेशन थी इसमें हमारे पास सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो रहा था, लेकिन बाकी रिएक्शंस में हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा था। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हों तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शंस है। क्या है? रेडॉक्स। रिडक्शन से रेड आ गया है और ऑक्सीडेशन से OX आ गया है, उसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल बस लिख लेते हैं, H2S प्लस Cl2, इससे मिलता है 2HCl प्लस S। यहाँ पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन कर लिया, तो क्लोरीन का हुआ है हमारे पास रिडक्शन, क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। क्या किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है? देखो सल्फर ने ऑक्सीजन तो नहीं गेन करी है, लेकिन लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। जल्दी से और एक एग्जाम्पल देख लो, PbO प्लस C, इससे मिला है हमें Pb प्लस CO। देखो कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया है ना, तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और हमारे पास लेड ने ऑक्सीजन लूज करी है, तो ये हुआ है रिडक्शन। तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि जब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है साथ में हो रहा है, तो हम उसको बस रेडॉक्स, उसका एक फैंसी सा नया हमने नाम रख दिया है। कोरोजन, एक तरीके से इसको बुलाया जा सकता है कि ये एक अनवांटेड चीज़ है, क्योंकि कोई नहीं चाहता हमारी कोई चीज़ खराब हो जाए। जब भी कोई मेटल की चीज़ होती है और उसका कोरोजन हो जाता है, वो खराब हो जाती है, खराब होने लगती है, मतलब हमारे पास लोहे की एक मान लो रॉड है, तो बहुत मजबूत होगी, लेकिन उसमें जंग लग जाएगी तो वो कच्ची पड़ जाएगी, है ना, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो है पहले कोरोजन का, उस एग्जाम्पल को लिखते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। अदर metals also tarnish। इसका क्या मतलब है? टार्निश का मतलब क्या होता है? चमक कम होना। तो हम देखते हैं कि लोहा तो बहुत अलग से पता चल जाता है, अच्छा ये सही लोहा था, इसमें जंग लग गई, पूरा रेडिश ब्राउन सा हो गया, थोड़ा फूल जाता है। बाकी मेटल्स की भी चमक कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और वो किसी ना किसी तरीके से कोरोजन से ही लिंक्ड है। तो जैसे लोहे में तो रस्टिंग हो जाती है, हमारे पास जो कॉपर होता है उसके ऊपर आ जाती है ग्रीन कोटिंग, और हमारे पास जो सिल्वर होता है उसमें आ जाती है ब्लैक कोटिंग। ये सभी कोरोजन है ना, कोरोजन।
ओके, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब चीज़ें हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। और इसको आप लिख सकते हो, दिस इज अनवांटेड अनडिजायर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। कौन सा है? रस्टिंग। रस्टिंग की इक्वेशन लिख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास 4Fe प्लस 3O2 प्लस XH2O, इससे मिलता है हमें 2Fe2O3 डॉट XH2O। यहाँ पर भी 2x आएगा। अच्छा, ये x क्या है? ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज दिस x? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसको बोला क्या जाएगा? ये जो टोटल चीज है, जो जंग हमारी लग जाती है, जो रस्ट है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड। यहाँ पर वाटर का भी यूज होता है, इसलिए हम देखते हैं जब भी जंग लगती है, कोरोजन होता है, रस्टिंग होती है, तब हवा में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जिस भी लोहे को आप बार बार गीला करते रहते हो उसी में ज़्यादा जंग लगती है। गैल्वेनाइजेशन से उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं लास्ट टॉपिक पर। रैंसिडिटी क्या होती है? जैसे मेटल्स का अनवांटेड ऑक्सीडेशन होता है तो कोरोजन होता है, इसी तरीके से अक्सर हमारे खाने की चीज़ों का जब अनवांटेड ऑक्सीडेशन हो जाता है तो खाने की चीज़ें भी खराब होती हैं, उनको हम खा नहीं सकते, और उसी को बोला जाता है रैंसिडिटी। इसको हम बोलेंगे कि व्हेन फूड आइटम्स में भी स्पेसिफिकली हम बोलेंगे ऑयल्स एंड फैट्स की हम बात करेंगे ना। व्हेन फैट्स या फिर ऑयल्स in our food are oxidized, they become rancid। रैंसिड हो जाते हैं तो उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है, स्मेल भी, बदबू आने लग जाती है, तो इसको हम लिख देते हैं स्मेल एंड टेस्ट चेंज। अब रैंसिडिटी होगी तो हमारा खाना खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हम नहीं चाहते कि रैंसिडिटी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके प्रिवेंशन के कुछ तरीके होते हैं, तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, रोक कैसे सकते हो? प्रिवेंशन। तो पहला प्रिवेंशन का तरीका है, क्या करोगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो। ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि हमारे जो खाने की चीज़ है उनको एयर टाइट कंटेनर में रखो, तो उसमें ऑक्सीजन इतनी सी होगी तो पूरे को वो खराब कर नहीं पाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन ही नहीं होगी, है ना। इसीलिए हम एयर टाइट कंटेनर्स। हम स्लो डाउन कर सकते हैं, खाना फिर धीरे धीरे सड़ता है। आपने और एक चीज़ देखी होगी, हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कुछ हवा भरी होती है ना। अब उसमें आप हवा भरोगे तो हवा में तो ऑक्सीजन भी है, तो वो ऑक्सीडाइज कर सकती है, चिप्स खराब हो सकते हैं। उससे बचने के लिए अगर हमें हवा तो भरनी है, वैक्यूम में तो चिप्स नहीं आ सकते, हवा भरनी है लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं देनी है, तो कौन सी कोई गैस हम भर दें? उसमें नाइट्रोजन भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत रेडिली अवेलेबल है नाइट्रोजन, तो हम N2 भर देते हैं, N2 इन चिप्स पैकेट। तो उससे ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है। या फिर हम लो टेम्परेचर में स्टोर करें, तो इससे स्लो डाउन हो जाती है हमारी रिएक्शन, स्लोज द रिएक्शन। यस। और हम एक चीज़ कर सकते हैं, कई बार रैंसिडिटी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सनलाइट या कोई भी हीट एनर्जी से मिलती हैं, तो हम स्टोर अवे फ्रॉम लाइट, स्टोर अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, है ना। सनलाइट में बहुत सारी रेज होती हैं, यूवी, इंफ्रारेड और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं किस तरह की उसमें से एनर्जी आ रही है, हमें नहीं पता। तो इसलिए आप देखोगे बहुत सारे ऐसे फोटो सेंसिटिव हमारी खाने की सब्सटेंसेस होते हैं, वो इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं जिसमें अंदर सनलाइट पहुंच ना पाए। तो ब्लैक कलर की आप बॉटल्स देखोगे, या फिर टिन कंटेनर्स होते हैं, शायद उतनी ज़रूरत नहीं है फिर भी टिन बना देते हैं कुछ, तो पैकेजिंग अच्छी दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं,
लेकिन कई बार एक्चुअली सनलाइट से बचाने के लिए इस तरीके से यूज़ किया जाता है। आप खाने के पैकेट्स पे भी देख सकते हो, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टोर अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर लिखी होती हैं। इसी के साथ फोकस सीरीज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो और प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करके डोनेट करो। प्लीज़ सपोर्ट क्रैश अप, प्लीज़ सपोर्ट फ्री एजुकेशन, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस बना पाऊँ और बहुत भी धमाकेदार कंटेंट निकाल पाऊँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। फोकस क्रशर्स।